आज के हमारे प्रेरणा पथ विद जितेंद्रा ब्रह्मभट्ट के मुख्य अतिथि है। श्रीमती मधुबाला सक्सेना जी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ। आपको अपने माता पिता से बचपन में संस्कार मिले। आप बचपन में जब 9 वर्ष के थे तब से अपनी दीदी के साथ श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन प्रारंभ किया। बचपन में अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक आचार्य श्रीराम शर्मा जी से गुरु दीक्षा ली और गांव में दीदी के साथ मिलकर मिशन का काम करना शुरू किया। फिर आपके समक्ष 2 विकल्प आए, बैंक में नौकरी करने का और शिक्षा विभाग। आपने शिक्षा विभाग को चुना। सन 1981 में आपका विवाह श्री दिलीप सक्सेना जी के साथ हुआ। यह भी आपको वही प्यार और दुलार अपने सासू जी और ससुर जी से प्राप्त हुआ। कुछ समय आपने भोपाल में व्यतीत किया। इसके बाद गुना आ गए। पारिवारिक जिम्मेदारियां को बहुत अच्छे से निभाया। आपके 2 बेटे और बेटी हैं जो सभी अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। कोरोना काल में आपने साहित्य सृजन का कार्य साहित्यकार डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी जी शाकुंतल के मार्गदर्शन से प्रारंभ किया और कविता छंद गीत से लिखना प्रारंभ किया। आपके इस काम के लिए आपको सम्मान भी प्राप्त हुए। विभागीय जिम्मेदारी को भी बहुत अच्छे से निभाया और प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुई। आप गुना के शिक्षाविद हैं। आपको अनेक सामाजिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। वर्तमान में आप अनेक सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। आपने प्रेरणा पथ विद जितेंद्रा ब्रह्मभट्ट पॉडकास्ट के लिए समय निकाला। उसके लिए हृदय से धन्यवाद एवं आभार। आप आपके स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। आइए सुनते हैं प्रेरणादायक 39 वर्षों की यात्रा की कहानी श्रीमती मधुबाला सक्सेना जी की जुबानी। क्या एक शिक्षक सच में किसी का पूरा जीवन बदल सकता है? 29 साल में हजारों विद्यार्थियों को जिन्होंने पढ़ाया, एक ऐसी प्रेरणादायक व्यक्तित्व की कहानी हर छात्र, हर अभिभावक, हर शिक्षक को सुननी चाहिए। आज हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसे शिक्षाविद व्यक्तित्व से जिन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि जीवन को जीना सिखाया। अगर आप शिक्षा, सफलता और जीवन के असली अर्थ को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, मैं जितेंद्र ब्रह्मभट्ट, प्रेरणा पथ में आपका स्वागत है। आज के हमारे से जो शिक्षाविद हमारे बीच में हैं, श्रीमती मधुबाला जी सक्सेना। आप रसायन शास्त्र की पूर्व वरिष्ठ व्याख्याता रहीं। प्राचार्य के रूप में आपने उत्कृष्ट नेतृत्व किया। अनेक संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया। रसायन से साहित्य की ओर भी आप आए। सामाजिक संगठनों में सक्रिय भूमिका आप निभा रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि 29 वर्ष तक एक आदर्श शिक्षिका के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी। आइए मिलते हैं आदरणीय दीदी से। सभी को प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। दीदी जी, आपका स्वागत है प्रेरणा पथ में। और हमारा पहला सवाल है कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है? देखिए, भारत में जन्म लेना ही बड़ी सौभाग्य की बात रही। मैं देवास जिले का एक छोटा सा ग्राम है पीपलरावा, जिसकी मात्र 4000 जनसंख्या थी उस समय। उस छोटे से ग्राम में एक परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरे जो पिता थे वो एक छोटी सी होटल घर में थी, वो चलाते थे। इस तरह हमारा आजीविका का साधन था। और परिवार के सदस्यों के बारे में कुछ बताइए। परिवार में भैया, हमारे परिवार में हम 5 भाई बहन थे। जो इस समय सबसे बड़ी बहन मेरी अब यहाँ नहीं है भौतिक जीवन में। 2 भाई और 2 बहन वर्तमान में हैं। मेरे जो माता पिता हैं, उस जमाने में मेरे पिताजी 4th पास थे, बड़ी बात थी। और पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर भी रहे। लेकिन बाद में उन्होंने बाहर न जाकर अपने गांव में ही रहना चुना और उससे रिजाइन करके उन्होंने अपना स्वयं का व्यवसाय, मतलब घर में एक दुकान जिसको हम होटल कह सकते हैं, वो वहाँ पर उन्होंने प्रारंभ की थी।
और बचपन में गांव में केवल 8वीं तक विद्यालय था। तो 8वीं तक की शिक्षा हमारी वहीं विद्यालय में हुई, वहाँ के विद्यालय में हुई। लेकिन प्राइमरी जो शिक्षा है मेरी वहाँ की, मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ मेहता परिवार, वहाँ एक बहन जी थे, मेहता बहन जी, उनसे प्राइमरी में हमने जब पढ़ाई की तो वो इतनी देवतुल्य महिला थी कि उनके जो व्यवहार का, उनके स्वभाव का, उनके जो कर्म का हम पर इतना बहुत अमिट छाप पड़ी है। और उनके जो भाई थे मेहता जी, जिनको हम मामा जी कहते थे, उन्होंने हमको माध्यमिक में पढ़ाया। तो उनके द्वारा जो संस्कृत और हिंदी पढ़ाई गई, वो उसकी छाप आज भी मेरे अंदर है। और उसी के कारण मतलब हम बहुत अच्छे से हिंदी और संस्कृत को पढ़ पाए आगे चल के। एक बात और बताऊं कि मेरे पिताजी, उनके जो गुरु थे पंडित श्यामलाल व्यास, उनके साथ उनकी बैठक थी गांव में। तो भागवत चर्चा होती रहती थी, वेद पुराण इनकी जो चर्चाएं उनके साथ होती थी। तो वो घर पे आकर हमको चर्चा करते थे। और मात्र 9 वर्ष की उम्र में मुझे भगवत गीता थमा दी गई थी। और हम दोनों बहनें, जो मेरे से बड़ी 2 साल बड़ी बहन है, जो उज्जैन में है, निर्मला दीदी, तो हम लोग स्लेट पर लिख लिख के और श्लोक याद किया करते थे। तो वो समय जब गुड्डे गुड़ियों को खेलने का समय था, उस समय हमारे हाथ में भगवत गीता थी। ऐसा धार्मिक वातावरण परिवार में मिला। पिताजी और माँ भजन गाया करते थे। घर का वातावरण इतना पवित्र था कि कभी भी न किसी की बुराई, न किसी का कोई किसी तरह की चर्चा, बल्कि किसी के साथ अच्छे से रहना चाहिए। आस पड़ोस में सदैव प्रेम से रहना, एक दूसरे की मदद करना, ऐसा भाव परिवार का मिला। और वही मेरे अंदर वो पिता की दी हुई जो बात है वो घर कर गई। और ऐसा लगा कि जीवन का लक्ष्य वही है कि हम एक मानव हैं, तो सब मानवों के प्रति हमारा जो दायित्व है कि हम तभी सुखी हो सकते हैं जब पूरा हमारा समाज सुखी होगा। तो इस भाव से काम करते रहे। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे ये भी समझ में आया, ये भी सुनने में, पढ़ने में आया कि आप गायत्री परिवार को भी आपने उस समय सक्रिय भूमिका निभाई। तो उसके बारे में कुछ थोड़ी भूमिका बताएं। जी जी भैया, मैं आपको बताऊं कि जब हम वहाँ 9th के बाद हम उज्जैन, हमारे भैया हैं, मेरे से बड़े भाई हैं जो इस समय इंदौर में निवास है उनका, वो उज्जैन में सेटेक्स विभाग में थे। और भाई के पास जाकर के हमने 10वीं से उज्जैन में शिक्षा ग्रहण की। तो बीएससी तक का मेरा जो सफर था वो उज्जैन का रहा। मेरे भाई का मेरे ऊपर इतना ज्यादा अनन्य स्नेह तब भी था और अब भी है। और सदैव वो मेरे अच्छी पढ़ाई के लिए सदैव प्रेरित करते थे और उन्हीं के कारण हम पढ़ते रहे। और बीएससी के बाद एमएससी मेरा शाजापुर से हुआ, क्योंकि बड़ी दीदी मेरी शाजापुर में रहती थी। उसके बाद जब मैं गांव गई तो उन दिनों श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जगह जगह शक्तिपीठ की स्थापना का आह्वान किया हुआ था। और हम प्रेरित हुए और फिर ग्राम सिरोलिया जो देवास जिले में ही आता है, वहां पर हम गए और गुरुदेव से हमने दीक्षा ली। तो ये समय लगभग 1969 का समय था जब मैं गुरुदेव से दीक्षित हुई। और फिर हमने गांव आकर के सबसे पहले उस गांव में गायत्री परिवार की स्थापना की। कई लोग हमसे जुड़े और हमने जब तक विवाह नहीं हुआ 1984 में, तब तक 3 वर्ष तक मैंने 3-4 वर्ष तक उस गांव में गायत्री परिवार का कार्य किया है। गुरुदेव को प्रत्यक्ष भी सुना है, उनसे मिले भी हैं। और ये हमें खुशी है कि हमको उनका आशीर्वाद मिला था और उनका साहित्य पढ़ कर के ही जीवन में कई ऐसी चीजें हैं जो उनके साहित्य से हमें मिली और प्रेरणा मिली कि हमें समाज में भी काम करना चाहिए। आपका शिक्षा विभाग में कब आना हुआ, कैसे? मैं जो है 3 फरवरी 1981 को पीपल रावा के हायर सेकेंडरी विद्यालय में मेरा पदार्पण हुआ था और मैं उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर ही पदस्थ हुई। और भैया वहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि मैं जिस विद्यालय में पढ़ी उसी विद्यालय में मैं पदस्थ हुई। तो जो मेरे गुरु थे उन्हीं के साथ ही मैंने प्रारंभ अपना उसका किया है, अपनी सेवा का। और मैं 3 वर्ष तक वहीं पे मैंने सेवाएं दी है। 1984 में जब सक्सेना जी से मेरा विवाह हुआ 8 जून 84 को, तो उसके बाद इनने स्थानांतरण गुना वहाँ से
पीपलरावा से भोपाल स्थानांतरण करवाया और फिर इनके साथ मैंने 84 से लेकर 1988 तक भोपाल में सेवाएं दी। उसके बाद 88 से मैं गुना में सेवाएं दीदी, दी। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक जो बिटिया होती है वो अपने परिवार के, चूंकि अपने जो माता पिता के पास रहती है वहाँ का वातावरण अलग रहता है। आपने बताया कि आप 1984 में आपका विवाह हुआ और नौकरी आपकी शादी से पहले लग गई थी, तो कुछ ससुराल पक्ष के बारे में बताएं कि वहाँ पे कैसा क्या वातावरण था। कि आपने अपने मायके के बारे में बताया, ससुराल के बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा। देखिए भैया, जब स्थान बदलता है और परिवार बदलता है तो स्वाभाविक है कि रहन सहन, खान पान, विचार सब में बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन हमारे जो ससुराल, जो मेरी जो ससुराल है वो सुठालिया, ग्राम सुठालिया, जिला राजगढ़। अभी वहाँ पर कोई नहीं है, तो मेरे सास ससुर उन दिनों वहाँ, और एक नंद जो कुंवारी थी वो वहाँ पे मुझे जो है मेरे साथ रही। तो आप सही कह रहे हैं कि जब किसी का विवाह होता है किसी लड़की का, तो वो ससुराल जाती है तो थोड़ा उसे डर लगता है, स्वाभाविक है। तो मुझे भी लगा डर और गई। लेकिन हमारे जो ससुर जी हैं वो बहुत ही रामायण पाठी रहे हैं, हनुमान जी के भक्त रहे, तो बहुत ही ख्याल रखते थे मेरा। और मैं आपको ये वाकया जरूर बताऊंगी कि जब बारात, हमारा विवाह इंदौर में हुआ गायत्री परिवार पद्धति से, गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो वहां से जब बारात लौटी और मैं जा रही थी तो ब्यावरा बस खड़ी हुई, तो उन्होंने गन्ने का रस लाके मुझे पिलाया। तो हमारी नंद कहती है कि भाभी हमें कभी कोई चीज खरीद के नहीं पिलाई, लेकिन पहली बार हमने देखा कि आपके लिए वो गन्ने का रस लेके आए थे। तो ऐसा प्रेम। और दूसरा आदर्श था उनके जीवन में। मेरी सास का एक आदर्श था कि बाहर का व्यक्ति तुम्हें कोई कुछ न कह सके, भले ही मैं आपको कोई बात कह दूं, लेकिन ऐसा कोई काम ना हो जिससे बाहर का व्यक्ति तुम्हें कुछ कह सके कि मतलब तुम्हारे अंदर कोई कमी निकाले। तो हमेशा मैंने भी उनको माँ समान या माँ ही समझा। तो जो भी वो कहती थी उसको ध्यान में रखकर मैं उस काम को और अच्छे तरीके से करने का प्रयास करती थी। तो भैया उन दिनों काम हाथ से ही होते थे, मायके में भी हाथ से किए हैं हमने, कुएं से पानी भी खींचे हैं, सर पे घड़ा भी लेकर आए हैं, लिपाई भी की है, और मांडने भी मालवा के प्रसिद्ध है वो भी हमने बनाए। हमने चटाई बनाई है खजूर की, मतलब आसन बनाए। हमने ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो हमने की नहीं जीवन में। तो ससुराल में भी हमको भरपूर स्नेह मिला। और आज भी हम, जो मेरी दो नंद हैं और हम हैं दोनों, हमेशा सब मिल करके एक परिवार की तरह रहते हैं। इतना प्रेम है आपस में कि सब कहते हैं कि ऐसा आदर्श बहुत कम देखने को मिलता है। दीदी, जैसे हम लोग देखते हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारियां जब बढ़ती हैं तो पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके साथ भी आई होंगी, फिर आपने वो सफर कैसे तय किया? बच्चे हुए, फिर वो उसमें आपको परेशानी आई होगी, क्योंकि एकल परिवार में बहुत समस्याएं रहती हैं। तो उस समय कोई घटनाएं बताएं। भैया इसमें तो मैं आपको ये कहूँगी कि जब मेरा पहला पुत्र हुआ ओजस बड़ा वाला, तो 1985 में हुआ था वो भोपाल में। उन दिनों में गांधीनगर हाई स्कूल में पदस्थ थी। तो ज्यादा पहली डिलीवरी में कुछ जानकारी नहीं होती है, तो मैंने एक दिन पहले तक विद्यालय किया, 7 अगस्त तक किया। लेकिन 8 अगस्त को सुबह जब मुझे तकलीफ हुई तो समझ नहीं आया कि ये वही समय आ गया है प्रसव का। तो मेरे जो पति हैं श्रीमान दिलीप सक्सेना जी, उन्होंने पूरा सहयोग किया है मुझे। और जब 8 अगस्त को बेटा हुआ तो पूरे समय उन्होंने मतलब हॉस्पिटल की सेवाएं दी। और जब मैं घर लौट कर आई तो 3 महीने की छुट्टी मिला करती थी उन दिनों। तो उसके बाद जब मैंने विद्यालय ज्वाइन किया तो वो दिन में बालक को वो रखते थे, और मैं सुबह का विद्यालय था तो मैं 7 बजे निकल जाती थी और 2:30 बजे घर आती थी। तब तक ये रखते थे बालक को, और जब 2:30 बजे मैं आ जाती थी तब इनको भोजन करा के फिर शाम की ड्यूटी ये अपने फैक्ट्री में करते थे। उन दिनों ये जेके स्ट्रॉ प्रोडक्ट में केमिस्ट के पद पर थे। तो इस तरह वो 1 साल कैसे निकल गया पता नहीं चला। मतलब हम दोनों ने मिलकर के बच्चे की परवरिश की है। आपका जो जीवन का सबसे कठिन समय कौन सा रहा? बड़ा वैसा प्रश्न है। मैंने इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे पिता ने
एक स्लोगन दिया था बचपन से ही कि सदैव सादा जीवन उच्च विचार रखो, जीवन हमारा सादा हो, विचार हमारे उच्च हो। और चूंकि भगवत गीता हमारे हाथ में रही तो मैंने कोई भी परिस्थिति हो कभी भी ना आपा नहीं खोया। परिस्थितियां बहुत आई। मैं आपको एक गैस कांड की घटना बताती हूँ कि जैसे ही मैं ट्रांसफर होके भोपाल गई, वो था नवंबर का समय 1984। तो मैं 14 नवंबर को गई हूँ, 15 को मैंने स्कूल ज्वाइन किया है और 15 दिन के बाद ही गैस कांड हो गया 2 दिसंबर। तो मैं तो पूरी तरह से शहर के लिए फिट भी नहीं थी। कहाँ एक गांव में से निकली लड़की और भोपाल जैसी राजधानी में वो पहुंची, तो समझ ही नहीं आ रहा था। जब आधी रात को हमको भागना पड़ा तो उस समय ऐसा लगा था कि ये कैसा समय है मेरा। लेकिन ईश्वर का स्मरण सदैव साथ रहा है तब भी, और हमने वो समय भी उस समय निकाला है। वो भाग करके हमने अपनी जान बचाई और अगले दिन भी लौट करके जब सुबह सुबह वापस आए तो वो ईश्वर ने ही बचाया है। सदैव ईश्वर विश्वासी रही हूँ। तो वो समय जरूर मुझे कठिन लगता है। श्रीमद् भगवत गीता आपके सबसे अधिक निकट रहे, तो आप हमारे श्रोताओं को वो कौन सा अध्याय है, कौन से श्लोक हैं, आप उन पे आप कुछ बात करें हमारे श्रोताओं से। जी जी, सभी को जानकारी है ये कि हमारी भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। मैंने 9 साल की उम्र में भगवत गीता पढ़ी, पर वो सही अर्थ तो उस समय समझ नहीं आता था, हम रटते रहते थे उसको। लेकिन बाद में जो कुछ श्लोक हैं जो मुझे बहुत ज्यादा जिनने प्रभावित किया है, एक तो भगवत गीता का 2य अध्याय जिसमें आत्मा का वर्णन किया गया है। वहाँ हमको ये पता चलता है कि हमारा शरीर, जो भौतिक शरीर है, वो आया है तो जाएगा, लेकिन आत्मा सदैव अमर रहती है। उसका एक श्लोक है भैया कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैलम क्लेदयन्त्यापो न श्रोषयति मारुतः। आत्मा वो है कि जिनको शस्त्र से छेदा नहीं जा सकता, जिसको हवा सुखा नहीं सकती, पानी जिसको गीला नहीं कर सकता, अग्नि जिसको जला नहीं सकती, अर्थात वो शाश्वत है। तो ये एक भाव जो अपने अंदर है, ये अगर सभी के मन में रहे कि आत्मा अमर है, ये शरीर आया है तो जाना है, तो इससे जो दुखी होती है दुनिया या लोग जो दुखी होते हैं, जरा भी कष्ट हुआ दुखी होते हैं, उस पे विजय पाई जा सकती है। ये श्लोक मुझे बहुत प्रभावित करता है। और जो आखिरी श्लोक है भगवत गीता का 700 हुआ कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यहाँ समापन है भगवत गीता का। ये पूरी गीता का सार है एक प्रकार की, कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण के समान गुरु है, जहाँ अर्जुन के समान शिष्य है। इसका अर्थ जानिए भैया कि कैसा गुरु होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के समान, और शिष्य ऐसा हो जो पूरी तरह अनुकरण करे जो अर्जुन ने किया। तो वहीं पर श्री भी है, विजय भी है, विभूति भी है और मति भी है और विजय भी है, ऐसा मेरा विश्वास है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो जीवन में सच्चा गुरु होना बहुत आवश्यक है, लेकिन एक सच्चा शिष्य भी बनना बहुत आवश्यक है कि वो पूरा अपने गुरु का अनुसरण करे, तभी हम जीवन को सार्थक कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये है कि जैसे आप शिक्षा जगत में रहे, आपने पढ़ाया, तो मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो आया कि आपने फ्री भी पढ़ाया। तो फ्री पढ़ाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, आपने कब से शुरू किया ये फ्री पढ़ाना? भैया ये मैंने निःशुल्क पढ़ाया है, वह तो ठीक है, लेकिन जब मैं अपनी कक्षाओं में भी पढ़ाती हूँ तो मेरा प्रयास ये रहता है कि बच्चा, जो सामने कक्षा में बच्चे बैठे हैं, सब अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं, तो मेरा सदैव प्रयास रहता है कि रसायन को एक तो सरल तरीके से पढ़ाना, सरल से कठिन की ओर, दूसरा विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बच्चा कैसे समझे उस विषय को, उसके लिए हर एक बच्चे तक जा करके, जैसे कोई कमजोर बच्चा है तो उसको पहले चित्र बनाने का कहूंगी। मैंने आपको बताऊं कि मैंने कोई भी चित्र कभी टांग कर नहीं पढ़ाया है, मैंने हर चित्र को रसायन के बोर्ड पर बनाकर पढ़ाया, और इसीलिए
वो बच्चों के कोर्स मेरे कभी समाप्त समय पे नहीं होते, बाकी सभी के हो जाया करते थे, इसलिए मैं घर पे बुलाती थी फिर उनको फरवरी माह में कि अब जो शेष पाठ्यक्रम है वो घर पे पूरा करवाऊंगी। बच्चे आते थे और पढ़ते थे मुझसे, और आस पड़ोस का कोई बच्चा है या परिचित कोई बच्चा है, कोई निर्धन का बच्चा है, उसको लगता है कि मैं शुल्क नहीं दे सकता, तो वो सहज घर पर आते हैं, बच्चे पढ़ाती हूँ। मुझे बच्चों से बेहद प्रेम है, मुझे बच्चों से और बुजुर्गों से, क्योंकि बुजुर्गों के बीच बैठना भी मुझे उतना ही आनंददायक लगता है जितना बच्चों के बीच, क्योंकि आप बच्चों के बीच आप बिल्कुल बच्चे हो जाते हैं, है ना। और बाल सुलभ जो उनकी चेष्टा है उनसे मैं बहुत, मेरा जो है मन प्रसन्न होता है, और बुजुर्गों से हमें शिक्षा मिलती है, इसलिए बुजुर्गों में मैं बैठना पसंद करती हूँ। दीदी, आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, आप चूंकि 29 वर्ष आपने पढ़ाया, तो शिक्षा प्रणाली में सबसे ज्यादा आपको क्या कमी लगती है अभी? जी जी भैया, मैंने 39 वर्ष पढ़ाया है, और देखिए कमियां निकालना तो बहुत आसान है। थोड़ा सा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि भारत की आज़ादी के बाद मैकाले की शिक्षा पद्धति भारत में थी, और धीरे धीरे उसमें बदलाव के लिए प्रयास हुए। 1986 में भी हुआ, और उसके बाद भी प्रयास किए गए सरकारों द्वारा। इसमें मुझे सबसे ज़्यादा गड़बड़ ये लगता है कि हम विषयों का तो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, आप विषय में पारंगत हो सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर लिख के बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं, आप डिग्री ले सकते हैं, वो बाहर लाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था स्कूलों में नहीं होती। हमारी शिक्षा व्यवस्था में उनके चरित्र के निर्माण के लिए, उनके अंदर जो सामाजिक जो उनके अंदर विचार होने चाहिए, बच्चों की पारिवारिक पृष्ठभूमि के हिसाब से उनके अंदर संस्कार कैसे होने चाहिए, उन पे कोई बात नहीं होती। तो ये इसके लिए तो शिक्षा व्यवस्था भी जिम्मेदार है, शिक्षक भी जिम्मेदार है, बल्कि मैं तो ये तक कहती हूँ कि शिक्षक को सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानती हूँ मैं इसके लिए। क्योंकि मैंने स्वामी विवेकानंद जी को एक बार पढ़ा, तो उन्होंने ये कहा था कि शिक्षक जो गुरु का जो पद होता है अन्य कर्मचारियों से वो अलग है, तो वो जिन बच्चों को शिक्षा देता है वो अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ अगर वो उसके जो व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भी काम करे तो बिल्कुल कर सकेगा। 40 मिनट में वो बहुत कुछ कर सकता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था भी और पाठ्यक्रम भी, और उसके बाद शिक्षकों की भूमिका मेरे लिए सदैव शंकास्पद ही रही है। अच्छे शिक्षक भी हैं समाज में, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती मुझे नजर आती है। आज के समय में हम देखते हैं कि विद्यार्थी में बदलाव आ गए हैं। आपने 39 वर्ष पढ़ाया, तो पहले 39 वर्ष पहले के विद्यार्थी और आज के विद्यार्थी, इनकी जो स्थिति है उसको बनाने में मोबाइल और सोशल मीडिया का क्या योगदान है? हाँ, ये तो सही बात कर रहे हैं आप, क्योंकि जब मैंने अपनी सर्विस ज्वाइन की थी 1981 में, तो भैया मेरी उम्र वही थी जो बच्चे मेरे सामने बैठे होते थे, उनकी भी उम्र लगभग वही होती थी गांव में। कि 11वीं में बच्चा आया है तो वो 20-21 साल का हुआ करता था गांव में, और मेरी 23 वर्ष की उम्र थी उन दिनों। तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि उन बच्चों को पहले तो ये निश्चित कराऊं कि मैं अब वो विषय को सही तरीके से पढ़ा रही हूँ। तो मैंने बहुत मेहनत की, और बच्चों के ऊपर ये एक भाव लाने में मैं सफल हुई कि हाँ, मैडम जो पढ़ा रही हैं मतलब जो हमारे बहुत काम का है, और इनको मतलब सुनना चाहिए। तो वो उन दिनों प्रारंभ में समस्याएं आई थी, और बच्चे ऐसे थे कि जो भी हम बोलते थे वो उसका अनुकरण कर लेते थे उन दिनों, क्योंकि घर में ना टीवी था ना मोबाइल था। इवन जिस गांव में मैं थी वहाँ तो जो है लाइट ही नहीं थी, तो हमने खुद ने चिमनी और लालटेन में पढ़ाई की है। तो बच्चे पूरा हम जैसा काम देते थे वैसा वो कर लेते थे, लेकिन स्कूलों में उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी उन दिनों। लेकिन बच्चों में धीरे धीरे मैंने बदलाव देखा कि बच्चों के अंदर ये एक भाव आया कि मतलब स्कूल में पढ़ ली है, उसके बाद जो भी काम दिया वो अगले दिन या तो करके नहीं लाते थे या उतना ध्यान नहीं देते थे पढ़ने में। लेकिन मैं उसके लिए परिवार को ज़्यादा जिम्मेदार मानती हूँ कि जिन बच्चों के माता पिता ज़्यादा सजग थे, घर जाकर के वो बच्चे पढ़ लेते थे, और वो उन्होंने अच्छे अंकों से आगे चलकर उत्तीर्ण भी की है कक्षाएं।
तो धीरे धीरे जब एकदम परिवर्तन आया है तो ये जब टीवी आया, थोड़ा सा उसमें बच्चे धीरे धीरे टीवी खोल के देखने लगे, उसमें समय बर्बाद होने लगा। उसके बाद जो है मोबाइल का जब क्रांति ही बोलेंगे हम, मोबाइल क्रांति जब आई है, तो ये बहुत ऐसा समय, चुनौतीपूर्ण समय है बच्चों के लिए। इसमें माता पिता को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मोबाइल में बहुत अच्छा भी है तो बहुत खराब भी है। उनको जो नहीं देखना चाहिए, जो देखना चाहिए, वो दोनों ही। आपका 39 वर्ष का जो सफर रहा शिक्षक में, कुछ ऐसे विद्यार्थी जो आपको आज भी याद हो? जी इनके बारे में भैया, ऐसे तो बहुत विद्यार्थी हैं जो कभी नहीं भूल सकते, जिनको आप। एक हमारे जो है ग्राम पीपलराव में मैंने एक बालक को पढ़ाया था, उनका नाम है मनीष वैद्य। इस समय देवास में निवास है और बहुत बड़े साहित्यकार हैं वो, जो कथाकार हैं और बहुत सारे पुरस्कार ले लिए हैं। लेकिन अगर आप उनसे मिलेंगे तो उनकी विनम्रता से आप जरूर प्रभावित हो जाएंगे। इतनी सज्जनता है, इतनी विनम्रता उनके अंदर, और जब भी उनसे पूछो तो कहते हैं मैडम वो जो आपने संस्कार दिए थे ना, वो उन्हीं के कारण हम आज इतना है। तो सेवा में रहकर भी वो संस्कार नहीं भूले कभी। तो वो बालक याद है मुझे। और यहाँ जरूर गुना में, कैंट में तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, अभी मुझे कुछ के नाम याद आ रहे हैं तो बताऊंगी आपको। एक जो है गुलाब सिंह मीना है, तो उन्होंने बाद में बीए ले लिया था, लेकिन वो मुझसे 10th में विज्ञान पढ़े। लेकिन आज वो सेल्टेक्स ऑफिसर हैं इंदौर में, और उन्होंने अपना नाम गुलाब सिंह की जगह गौरव सिंह मीना कर लिया है। तो वो मुझे जरूर मतलब व्हाट्सएप पे भी कई बार मैसेज करते हैं, कई बार फोन भी आते हैं। एक बालक है अजय झंडेल, जो डॉक्टरी कर चुका है, लेकिन वो यहाँ आकर जरूर मुझसे मिलता है। उसका एक ही प्रण था कि मैडम मैंने बायोलॉजी लिया है तो मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, चाहे मुझे कितने ही वर्ष लग जाए। तो आपको मैं बताऊं कि चूंकि वो रिजर्व कोटे से थे, उसके बाद भी लेकिन उन्होंने शायद 4 या 5 अटेम्प्ट लिए और उसके बाद उन्होंने निकाला पीएमडी को, और आज वो डॉक्टर हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। मेरे लिए तो सारे बच्चे प्रिय हैं। जब भी मिलते हैं बहुत दिल से मिलते हैं बच्चे, और मुझे श्रद्धा से जो बात करते हैं तो गदगद हो जाती हूँ। अगला प्रश्न है कि अगर आपको अवसर मिले और फिर तो क्या आप शिक्षक बनना चाहेंगे? बिल्कुल भैया। क्यों? मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि जब मैं पढ़ रही थी, मैंने एमएससी के बाद बीएड कर लिया, उसके बाद भी मैं बैंक की रिटर्न की तैयारी कर रही थी। तो बिना कोचिंग के मैंने घर पे तैयारी की और ईश्वर की जो है कृपा हुई और रिटर्न निकाल लिया। मेरा ये था कि मुझे बैंक में जाना। तो बैंक का रिटर्न निकालने के बाद इंटरव्यू पहले यूडीटी का आ गया, तो वो भी फॉर्म भरा हुआ था। तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, उसका इंटरव्यू मई में आया। ये फरवरी में पोस्टिंग हो गई, वो मई में उसका पोस्टिंग ऑर्डर आया था बैंक का। तो मैं बैंक ऑफ इंडिया में मेरा पोस्टिंग ऑर्डर अभी तक रखा हुआ है, शाजापुर मिला था मुझे। लेकिन ये चूंकि गांव में थी मैं, तो गांव के लोग घर पर आ गए थे कि ये बहन जी यहीं पढ़ाएंगे और ये नहीं पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। तो उस समय उनके निर्णय ने फिर मुझे शिक्षक बनाया। माता पिता की भी इच्छा थी कि शिक्षा विभाग में ही रहूं, लेकिन मैंने जो निर्णय लिया था, आज मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल कर दिया उसने, क्योंकि एक शिक्षक ही बच्चों में परिवर्तन ला सकता है। समाज में कोई परिवर्तन की बात यदि हम करते हैं तो एक शिक्षक, जिसको हमने गुरु भी कहा है, तो वो गुरु ही बदलाव कर सकता है आने वाली पीढ़ी में। और इतना पवित्र काम मुझे करने का अवसर ईश्वर ने दिया, और अब भी आगे कभी अवसर मिलेगा तो अभी भी संकल्प ले रखा है कि जब तक जीवन है तब तक मैं, कोई भी मेरे पास आएगा तो उसको मैं बिल्कुल अपना मार्गदर्शन दूंगी। और आगे भी मुझे इसी रूप में भगवान मुझे वापस, और लेकिन यही मातृभूमि मिले मुझे, भारत ही। दीदी, एक तरफ परिवार की जिम्मेदारियां हैं, दूसरी तरफ एक आदर्श शिक्षिका का मुकाम। आज की उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो घर और करियर के बीच में संतुलन बनाने में टूट जाती हैं? भैया, ये बहुत बड़ा चुनौती वाला प्रश्न कर दिया आपने कि परिवार में एक जो माँ की भूमिका होती है, अब वो एक शिक्षिका भी है या कोई कर्मचारी है, बाहर जाकर के वो काम भी कर रही है,
और आर्थिक रूप से परिवार को मजबूत करने का काम भी कर रही है, लेकिन जैसे ही वो वापस आती है घर तो उसकी घर की जिम्मेदारी प्रारंभ हो जाती है। तो इनके बीच बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ईश्वर ने, मैं ऐसा मानती हूँ कि नारी को उतनी शक्ति भी दी है, उसके अंदर स्नेह, दया, ममता, सहनशीलता वो पुरुषों की तुलना में अधिक दी है और वो बखूबी उसको बैलेंस करके कर सकती है। ये भाव कभी न रहे कि घर के काम मैं ही क्यों करूं। आज जो अभी हम समाज में देखते हैं, आजकल की जो अभी पीढ़ियां जो हम सामने देख रहे हैं, जो युवा पीढ़ी, उसमें ये भाव बड़ा आ रहा है उभर के कि घर हम ही क्यों चलाएं, पुरुष क्यों ना संभालें। लेकिन मेरा उन सभी बहनों से कहना है कि एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं, पति पत्नी, और दोनों को एक दूसरे के साथ सामंजस्य करके ही चलना चाहिए। पुरुष को भी उसको कदम कदम पर सहयोग और समर्थन देना चाहिए, लेकिन नारी को भी अपने कार्य के साथ साथ अपने परिवार पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। और ये जब तक दोनों मिलके इस परिवार को नहीं संभालेंगे तब तक अच्छे बच्चे, संस्कारी बच्चे समाज से निकल के नहीं आ सकते, और ये बहुत आज की आवश्यकता भी है। तो नारी के लिए चुनौतियां तो बड़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक विकृति सी आ रही है, जो अभी जो पीढ़ी है उसमें वो अपने विषय से भटक रही हैं, अपने मार्ग से भटक रही हैं, तो थोड़ा सा उनको भी चिंतन करना चाहिए। मैंने एक जगह बोला भी था और मैं यहाँ फिर कहना चाहूंगी कि हम बराबरी पुरुषों की क्यों करें। नारी तो सदैव पुरुषों से आगे रही है, महान रही है। हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में नारी को अलग ही स्थान मिला हुआ है। तो हम बराबरी की बात भी क्यों करें, हम तो उनसे आगे हैं। और घर के काम को हम कमतर भी क्यों समझें, वो तो एक लक्ष्मी की तरह होती है घर में। पुरुष नारायण है तो वो नारी जो है लक्ष्मी है, तो उस भाव से वो काम करे, किसी काम को कमतर ना आके। संतान को पैदा करना और उसको संस्कारी बनाना, बड़ा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो नारी ही कर सकती है। क्योंकि माँ जो कर सकती है वो पिता नहीं कर सकता, पहली गुरु माँ ही होती है। इसलिए वहां पर अब ध्यान देने की आवश्यकता है। और मेरा सभी नारियों से यही कहना है, सभी माताओं बहनों से यही अनुरोध भी करती हूँ कि वो अपने जो महत्व उनका समाज में है, जो उनका घर में जो महत्व है, उसको कम ना आके। आज भी परिवार की धुरी नारी ही होती है, तो वो इसी भाव से अपने परिवार को संवारने में, सजाने में लगे। क्योंकि घर को जब हम स्वर्ग कर लेंगे तभी हम समाज में कुछ काम कर पाएंगे। घर में कला होगा तो हम समाज में जाके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपना घर को हमें सजाना, संवारना है और उसको स्वर्ग के समान बनाना है। एक शिक्षाविद के रूप में आपको लगता है कि तकनीक ने गुरु शिष्य के रिश्ते को, चरित्र निर्माण को कमजोर कर दिया है तकनीक ने? बिल्कुल। ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे लिए लाभकारी जरूर है, लेकिन कहीं न कहीं गुरु शिष्य का जो संबंध था उसके ऊपर भी इसने आघात किया है। और कहीं न कहीं इसके लिए हमारी जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था, वो भी मैं दोषी मानती हूँ। क्योंकि गुरुओं को पहले इतने अधिकार थे, हमने जो है स्वयं भी बहुत डांट खाई है अपने गुरुओं की, और स्केल से पिटाई और ये सब आपको पता है। तो उस समय के जो माता पिता थे वो यही कहते थे कि भाई आप तो ये बच्चा आपके यहाँ एडमिशन कर दिया, अब तो आप ही का बच्चा है ये, आपको जैसे भी पढ़ाना है, आपका पूरा अधिकार है इसके ऊपर। यहाँ तक वो कह देते थे कि हड्डी हड्डी हमारी और मांस मांस आपका। ये तो इस भाव से, अब वो गुरु के अंदर एक भाव ये होता था कि मुझे इस बच्चे को किसी तरह से इसको गढ़ना है ना। जैसे एक दोहा भी तो है कि गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गढ़ गढ़ काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। गुरु ऐसा होना चाहिए, ऊपर से तो लग रहा है कि प्रताड़ना दे रहा है, लेकिन अंदर वो सहारा भी देता है। तो ये जो अधिकार है धीरे धीरे गुरुओं के कम हुए, जिनको हम शिक्षक आज हम कुछ बातों के लिए इतने मजबूर हो जाते हैं कि अब तो भैया ऐसे ऐसे कानून आ गए हैं, आपको बताएं कि स्टाफ में भी इतनी विसंगतियां हो जाती है कि है ना, एक
जो शिक्षक है वो किसी महिला शिक्षिका को देर तक देख भी नहीं सकता। मतलब ऐसे ऐसे कानून आ गए हैं कि देर तक देखा इसलिए उनके ऊपर जो है वो हो जाता है कार्रवाई। तो बड़े डरे से हुए हैं। शिक्षक शिक्षिकाएं एक साथ हैं विद्यालयों में, लेकिन वो सहज नहीं रह पा रहे हैं। बच्चों के प्रति भी वो न उन्हें प्रताड़ना दे पा रहे हैं, न उन्हें डांट पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चे जो है सुन ही नहीं रहे हैं अपने शिक्षकों की, और कहीं न कहीं माता पिता भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। जरा ही बच्चे के साथ कुछ हुआ और माता पिता खड़े हो जाते हैं कि हमारे बच्चे को डांट क्यों दिया, हमारे बच्चे को ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। तो ऐसी स्थिति में बड़ी चुनौतियां हैं शिक्षकों के लिए कि वो किस तरह बच्चों के अंदर ये सब चीजें लाए। लेकिन फिर भी आज जो अच्छे शिक्षक हैं वो पूरा प्रयास करते हैं कि उन बच्चों को अपने विषय का ज्ञान भी देते हैं और साथ में उस संस्कार पक्ष भी बच्चों के अंदर प्रयास करते हैं कि एक विज्ञान में भी रसायन की शिक्षिका, साहित्य की ओर आपका झुकाव कैसे हुआ? बड़ा दिलचस्प है। क्या विज्ञान के फार्मूलों के बीच कभी कविता जन्म लेती थी? आपने कोई स्वरचित कविता जो आपको मुश्किल समय में याद आती है, प्रेरणा देती है, वो जरूर सुनाएं। भैया इसका तो बस एक ही कारण है कि जब तक मेरी सर्विस रही तब तक मुझे समय नहीं मिलता था कुछ लिखने का। हालांकि मेरे मन में तो ये विचार चलते रहते थे कि कुछ लिखना चाहिए। तो शासकीय बालक उच्चतर माध्य विद्यालय कैंट में मैं साहित्यिक सांस्कृतिक प्रभारी रही हूँ लंबे समय। तो जब भी विज्ञान की कोई एक्टिविटी होना है तो मैंने विज्ञान के नाटक भी लिखे, मैंने मॉडल्स भी बनवाए, तो नाटक के डायलॉग्स भी लिखे। मैंने ऐसे कई नाटक कराए हैं उत्कृष्ट विद्यालय में और उनको सराहा भी गया। तो कहीं न कहीं लिखने का भाव तो रहा है उस समय। लेकिन जब सेवानिवृत्ति के बाद जब मुझे समय मिलने लगा तो मुझे लगा कि मेरी जो इच्छा थी कुछ लेखन की तो उसे मैं प्रारंभ करूं। और कोरोना काल में तो फिर लंबा समय मिला है, तो उन दिनों हमने सबसे ज्यादा लेखन का कार्य किया। उसमें प्रेरणा के रूप में मेरे आदरणीय भाई डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी जी, शाकुंतल जी, जो बहुत बड़ी हस्ती है साहित्य के लिए, गुना में उनका नाम है, उनने मुझे ये कहा कि बिल्कुल लिखो भाभी आप। मैंने कहा भैया मुझे कुछ लिखने का मन करता है। बिल्कुल लिखो भाभी, बिल्कुल लिख लोगी आप। तो कुछ गूगल से मैंने रूल्स वगैरह, जैसे छंद कैसे लिखे जाते हैं, दोहे कैसे लिखे जाते हैं, ये सब मैंने उससे देख करके और प्रयास किया है। कुछ गीत भी लिखे हैं, गज़ल भी लिखी है और छंद भी लिखती हूँ, लघु कथा भी लिखती हूँ। तो ऐसे प्रयास मेरा चल रहा है। आपकी कोई स्वरचित रचना जो आप अभी गुनगुनाना चाहें? जी जी, मुझे कुछ गीत बहुत पसंद है मेरे लिखे, और मैंने सदैव सकारात्मक लिखने का प्रयास किया है कि प्रेरणा मिले हमें, और मैं स्वयं भी प्रेरणा लेती हूँ उससे। एक गीत मैंने लिखा था दीपावली के समय, शायद वो कोरोना काल में लिखा हुआ था। उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपके सामने रखती हूँ। दीप जलाओ दीप जलाओ दीप जलाओ रे, अंतर मन का अपने आओ कलुष मिटाओ रे। दीप जलाओ दीप जलाओ दीप जलाओ रे, अंतर मन का अपने आओ कलुष मिटाओ रे। आओ काम करे कुछ ऐसा भाल भारती चमके, आओ काम करे कुछ ऐसे भाल भारती चमके। मातृभूमि की गौरव गाथा दमक दामिनी दमके, अर्पित कर दो तन मन सारा मान बढ़ाओ रे। अर्पित कर दो तन मन सारा मान बढ़ाओ रे। दीप जलाओ दीप जलाओ दीप जलाओ रे। आपके अनुसार एक आदर्श शिक्षिका की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उसका ज्ञान या उसका व्यवहार? देखिए, मैंने अपने पूरे सेवा काल में प्रयास पूरा किया है। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं आदर्श ही रही जी। कई बार विचार करती हूँ कि इससे और अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जिस दिन हम पूर्ण हो गए तो ईश्वर ही हो जाएंगे, तो हम तो इंसान हैं। लेकिन फिर भी एक आदर्श शिक्षक, आदर्श शिक्षिका को अपने विषय का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए, साथ ही उसके मन में बच्चों के प्रति ऐसा भाव हो कि जैसे हमारे अपने बच्चे हैं।
तो हम अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, वो जो बच्चे आए वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी हमारे ही बच्चे हैं, इस भाव से अगर हम उनको पढ़ाएंगे तो दोनों चीजें आवश्यक है। व्यवहार तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ अपने विषय की भी हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक बात और कहूंगी कि विषय को सदैव जो है उसको अपडेट करते रहना चाहिए। जैसे आप कोई विषय पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में कोई नई नई जानकारियां जो आती है उसको भी सतत पढ़ते रहना चाहिए। शिक्षक को अपने विषय का सदैव अध्ययन भी करते रहना चाहिए, ताकि वो और धार पैनी होती रहे उसके पढ़ाने की, और नए नए जो है अपने हिसाब से बच्चों को टैकल करना चाहिए। जो कमजोर बच्चे हैं उनको अपने उनके हिसाब से करना, और जो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो कैसे 100 में से 100 लाए उसके लिए उनके लिए भी प्रयास करना, ये सब करना चाहिए। दीदी हम लोग जानना चाह रहे हैं अभी कि जब आप रिटायर्ड, चूँकि सर्विस में आए तो रिटायरमेंट तो होता है, जब आपका रिटायरमेंट हो रहा था, जिस दिन आपका दिन निर्धारित था, वो दिन आपका कैसे निकला? भैया ये तो मतलब वो दिन मैं बताऊं, 30 सितंबर 2019 मेरा आखिरी दिन था शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंट में। और जिस दिन मैंने प्रवेश किया तो मुझे गुलदस्ते से जो है स्वागत हुआ था मेरा ऑफिस में। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे लगा कि मैंने आज बच्चों को आखिरी दिन पढ़ाना है, तो आप मानेंगे नहीं, उस दिन मैंने सबसे कह दिया था कि आप अपने पीरियड छोड़ दीजिएगा। तो मैंने 12 बजे से 5 बजे तक मैंने अपनी कक्षाएं तो ली, मैंने कक्षा 9वीं और 10वीं भी ली है। सारे जो उसके सेक्शन थे सब में एक एक पीरियड लिया है। शाम को 5 बजे तक पीरियड्स लिए हैं। जब 5 बजे फिर मेरे लिए एक छोटा सा जो कार्यक्रम रखा था उन्होंने मेरा समापन पर मेरे इसके, तो मैंने वो दिन भर बच्चों के साथ बिताया है। और ऐसा लग रहा था कि मेरा अपना घर छूट रहा है। वो बिल्डिंग आज बहुत दिनों तक मुझे भूख सी उठती रही, उसके बगल से मैं निकलती हूँ, अब जाके थोड़ा स्थिर हुआ है मन, लेकिन मैं उसके बगल से निकलती तो मुझे बहुत विचलित हो जाती थी कि अरे वो स्कूल निकल रहा है अपना। तो वो जगह, वो मेरे कमरे, मेरी प्रैक्टिकल लैब का की जो कुर्सी, उसके पीछे का बोर्ड, बच्चे, मेरे बहुत दिनों तक फोटो भी संभाल के रखे, बच्चे ब्यूरेट से जो है वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और अभी भी बहुत सारी यादें हैं उसमें, बहुत सारी यादें हैं उस स्कूल के साथ जुड़ी है। मैंने हमेशा परिवार भाव से पूरे स्टाफ को रखा है और साथ रही हूँ तो सदैव, और आज भी उनसे उतने ही संबंध प्रगाढ़ मेरे हैं जहाँ जहाँ मैं रही हूँ उनसे। तो वो दिन तो मेरे लिए कभी भुलाया नहीं जा सकता। जीवन के इस पड़ाव में आकर आप जब पीछे मुड़ के देखती हैं तो आपको सबसे ज्यादा सुकून, शांति देने वाला किस बात से मिलती है? हमारे दर्शकों को क्या मंत्र देना चाहेंगे आप? मुझे लगता है मैंने बहुत पुण्य किया होंगे पिछले जन्म में। मेरे माता पिता के यहाँ जब मैं पैदा हुई तो ऐसे माता पिता भगवान सबको मिले जिन्होंने कभी भी छल कपट, दूसरों से राग द्वेष, दूसरों से जो है अच्छाई बुराई, इन चीजों से दूर उन्होंने मुझे एक आध्यात्मिक वातावरण दिया। ऐसे परिवार में, भले ही हम निर्धन परिवार में हुए, लेकिन सतत कर्म करते रहना जीवन में, ये सूत्र वहां से मिला। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। मेरा जो है मायका, जो मेरा परिवार, आज माता पिता नहीं है लेकिन उनका सदैव स्मरण करती हूँ। रोज ध्यान साधना करते हैं तो उनका स्मरण करते हैं। उसके बाद पति के रूप में मैंने जो दिलीप सक्सेना जी को पाया तो मुझे लगा कि मतलब इससे अच्छा कोई पति नहीं हो सकता है। तो जीवन मेरा सफल हुआ है और शिक्षक के रूप में पूरा जीवन निकाला। आज मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। सब जो है नाम भी बड़ा बेटा ओजस है जो इंदौर में निवास है, हेवल्स इलेक्ट्रिकल्स में एजीएम है। उससे छोटा बेटा वर्चस है जो गुड़गांव में है, वो सॉफ्टवेयर कंपनी में वो भी है। और बिटिया अस्मिता है जो इंटीरियर डिजाइनर है, वो अभी अभी विवाह हुआ है उसका, और दामाद दोनों अभी इंदौर रह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में ऐसा कुछ बचा नहीं है जो मुझे पाना है, लेकिन एक ही भूख है कि ईश्वर बस इतना हाथ पैर मेरे सही सलामत रखे कि मैं किसी और की सेवा नहीं लेना पड़े, और अंतिम समय तक मैं समाज में कुछ न कुछ काम करती रहूं। क्योंकि जैसा मैं कई संगठनों में मैं जुड़ी रही, गायत्री परिवार में भी मैंने काम किया है, उसके बाद मैं
यहाँ राज्य कर्मचारी संघ में भी रही हूँ, मातृशक्ति का भी दायित्व रहा है, पतंजलि में भी दायित्व रहा है। जहाँ जहाँ मुझे अच्छा लगा कि इससे कुछ मिल सकता है हमको, वहाँ जुड़ी। और अभी भारतीय शिक्षण मंडल में मैं अपनी सेवाएं दे रही हूँ। तो कुछ भी मुझसे बन पड़े, बच्चों के लिए कुछ करना चाहूंगी मैं। आखिरी समय तक उन्हीं के बच्चों के लिए मुझे कुछ न कुछ करना है। दीदी, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं आप रसायन शास्त्र, तो कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि आप संक्षिप्त में जवाब दीजिए। जी बिल्कुल। रसायन शास्त्र या साहित्य आपके हृदय के सबसे अधिक निकट कौन है? साहित्य। जी। एक शब्द में बताएं आज की शिक्षा व्यवस्था की कमी। ये बड़ा वैसा प्रश्न है, लेकिन फिर भी एक शब्द। शिक्षकों की मानसिकता। पहले के छात्र और आज के छात्र किसे पढ़ाने में ज्यादा मुश्किल है? किसी भी बच्चे को पढ़ाना मुश्किल नहीं है। जी। एक कामकाजी महिला की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? जो वर्किंग वुमेन जिसे हम लोग कहते हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसका परिवार, पति। जीवन का सबसे मुश्किल रासायनिक समीकरण क्या है? परिवार या कैरियर के बीच संतुलन? परिवार ही है। शिक्षक का सबसे बड़ा हथियार क्या है आपके अनुसार? उसका व्यवहार। मैं आपको ऑप्शन बताऊं, अनुशासन, डंडा या प्रेम? नहीं, प्रेम। और आपको बताएं, कभी भी हमने किसी बच्चे को प्रताड़ना नहीं दी जीवन में। आज के युवा रातों रात सफल होना चाहते हैं, ये कितना कड़वा सच है? नहीं, सफलता रातों रात नहीं मिलती। उसके लिए आपको समर्पण भी चाहिए, संघर्ष भी चाहिए। आपका कौन सा सपना जो आप पूरा होते हुए देखना चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि भारत पुनः विश्व गुरु बने। मैं जब तक जीवित हूँ मेरे सामने देखना चाहूंगी। 39 वर्ष की सेवा में जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो सबसे ज्यादा क्या याद आता है? देखिए, बचपन याद आता है सबसे ज्यादा। और शिक्षा में शिक्षक के रूप में तो हर जगह प्रिय रही। मैं जहाँ भी रही मेरे लिए वो प्रिय रही। दीदी, हमारे एपिसोड का सबसे जो पॉडकास्ट का जो मेन होता है रैपिड फायर। तो हम आपसे कुछ सडनली प्रश्न पूछेंगे, आपको सडनली जवाब देना है। जी। शिक्षक या प्राचार्य, कौन सी भूमिका पसंद है आपको? क्योंकि आप प्राचार्य भी रहे। शिक्षक। अनुशासन या स्वतंत्रता? अनुशासन। डिग्री या संस्कार? संस्कार। किताब या मोबाइल? किताब। सख्त शिक्षक या मित्र शिक्षक? मित्र शिक्षक। सफलता का मंत्र मेहनत या किस्मत? नहीं, मेहनत। एक आदर्श शिक्षक की पहचान? उसके कार्य। जीवन का सबसे बड़ा सबक? हर परिस्थिति में समभाव रखें। सबसे बड़ी खुशी कब मिलती है? जब हम किसी दूसरे को प्रसन्न कर लेते हैं। एक बदलाव जो शिक्षा से आज ही करना चाहेंगे आप शिक्षा में, एक बदलाव जो आज ही करना चाहेंगे? सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण हो अच्छे तरीके से, और वो पढ़ाए, बस ऐसा ख्वाब है। अगर आप फिर से 20 साल की हो जाए तो क्या शिक्षक बनेंगी? बिल्कुल बनना चाहूंगी। एक शब्द में शिक्षा क्या है? शिक्षा जो है मुक्ति है जीवन से। एक सलाह जो आप हर छात्र को सुननी चाहिए आपकी, एक नसीहत। विनम्र बनो और अपने गुरु का अनुसरण करो। आपके जीवन की पहचान क्या है, शिक्षा या सेवा? हाँ, ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण प्रश्न है। आप विस्तार से ही बता दें, कोई दिक्कत, दोनों को एक्सप्लेन कर दें हम। नहीं, सेवा ही है जीवन की पहचान, क्योंकि सेवा ही परम धर्म है।
एक शब्द में आप कौन हैं? मैं एक ऐसा ईश्वर का अंश हूँ। जी मुझे यहाँ भेजा गया कि मैं कुछ काम करूँ, बच्चों के बीच उनको शिक्षा दूँ, सेवा करूँ, संगठनों में काम करके कुछ जितना हो सके अच्छे कार्य करूँ। ऐसा लगा ईश्वर ने मुझे इसलिए भेज दिया। तो दोस्तों, आज हमने जो बात की हमारे गुना के शिक्षाविद आदरणीय मधुबाला दीदी से, मुझे आशा है कि आपको उनकी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी और प्रेरणादायक भी लगेंगी। आपको बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिलना पड़ेगी, क्योंकि 39 साल बहुत होते हैं काम करने के लिए जीवन, और उन्हें किस तरह से अपने पारिवारिक जीवन में बैलेंस बनाया और एक अनुशासन अपने जीवन में लेके आए। उनके परिवार ने किस तरह से सहयोग किया, क्योंकि एक सफल व्यक्ति के पीछे हमेशा एक लोग कहते हैं कि जब एक व्यक्ति सफल होता है तो उसके पीछे एक स्त्री का योगदान होता है। मैं दीदी से अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूँ। दीदी, आज आप जिस सफलता की सीढ़ी पर बैठी हैं, आप 39 साल बाद आपने सेवाएं दी, आपकी सफलता के पीछे क्या कभी कोई पुरुष का योगदान रहा है? तो आप उनका जिक्र जरूर करें। नहीं, सफलता के पीछे मेरे पिता, माँ, पिता और उसके बाद मेरे पति का पूरा हमारे सहयोग सफल है। व्यक्ति के पीछे पुरुष भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे के पूरक ही होते हैं। तो आपने पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला और हम सब लोगों से बात की। हमारे अनु भैया और आप सबका, दिलजीत भाई साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को अंतिम संदेश क्या देना चाहते? भाई, आप सभी को मैं प्रेरणा पथ पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया। वैसे मैं एक साधारण शिक्षिका रही हूँ, इसके बाद भी आपने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए मैं आप सभी का अनेकों आभार प्रकट करती हूँ। मुझे केवल आप सभी से यही कहना है कि जीवन का लक्ष्य जरूर निर्धारित करना चाहिए। खास तौर से मैं बच्चों से कहना चाहूँगी कि केवल किताबी ज्ञान से जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। ये पक्की बात है कि पुस्तकें पढ़ करके डिग्रियां ली जा सकती हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके हम किसी पद पर होते हैं जिसके कारण अपने परिवार का भरण पोषण भी करते हैं। लेकिन जीवन में अच्छे गुरु का होना, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो या किसी और क्षेत्र का गुरु हो, उससे सदैव कुछ न कुछ सीखते रहें। ये सीखने की प्रक्रिया अनवरत चलती है। अपने आप को तराशें और अच्छा व्यक्तित्व बनाएं, ताकि हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए भी कुछ काम कर सकें। क्योंकि मानव जीवन हमें मिला है तो हमको मस्तिष्क सबसे ज्यादा विकसित दिया है परमात्मा ने, तो हम अपने स्वयं के बारे में तो सोचे ही, अपने परिवार के बारे में सोचे, लेकिन अपने समाज और अपने राष्ट्र के बारे में भी हमको समय निकालना चाहिए। क्योंकि जब सब सुखी होंगे तभी हम सुखी हो सकते हैं। हम केवल अकेले सुखी नहीं हो सकते। प्रकृति को लेकर के साथ चले, प्रकृति के दोहन को रोकने में अपना जो समय लगाएं, जिसके लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करें या उसका निस्तारण सही ढंग से करें, और जितने भी कार्य प्रकृति के लिए हो रहे हैं सरकार के सहयोग करें और सब मिलजुल कर रहें। राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन करने के लिए हम सभी कार्य करते रहें, और सभी मिलकर के अगर हम अच्छा करेंगे तो निश्चित ही आगे का समय हमारे लिए अच्छा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति। मात्र 9 वर्ष की उम्र में मुझे भगवत गीता थमा दी गई थी, और हम दोनों बहनें, जो मेरे से बड़ी 2 साल बड़ी बहन है जो उज्जैन में है, निर्मला दीदी, तो हम लोग स्लेट पर लिख लिख के और श्लोक विचार चलते रहते थे, कुछ लिखना चाहिए। तो शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंट में मैं साहित्यिक सांस्कृतिक प्रभारी रही हूँ लंबे समय। तो जब भी विज्ञान की कोई एक्टिविटी होना है तो मैंने विज्ञान के नाटक भी लिखे, मैंने मॉडल्स भी बनवाए, तो नाटक के डायलॉग्स भी लिखे। मैंने ऐसे कई नाटक कराए हैं उत्कृष्ट विद्यालय में और उनको सराहा भी गया। तो कहीं न कहीं लिखने का भाव तो रहा है उस समय। लेकिन जब सेवानिवृत्ति के बाद जब मुझे समय मिलने लगा तो मुझे लगा कि मेरी जो इच्छा थी कुछ लेखन की, तो उसे मैं प्रारंभ करूं। और कोरोना काल में तो फिर लंबा समय मिला है, तो उन दिनों हमने सबसे ज्यादा लेखन का कार्य किया।
उसमें प्रेरणा के रूप में मेरे आदरणीय भाई डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी जी, शाकुंतल जी, जो बहुत बड़ी हस्ती है साहित्य के लिए, गुना में उनका नाम है, उनने मुझे ये कहा कि बिल्कुल लिखो भाभी आप। मैंने कहा भैया मुझे कुछ लिखने का मन करता है। बिल्कुल लिखो भाभी, बिल्कुल लिख लोगी आप। तो कुछ गूगल से मैंने रूल्स वगैरह, जैसे छंद कैसे लिखे जाते हैं, दोहे कैसे लिखे जाते हैं, ये सब मैंने उससे देख करके और प्रयास किया है। कुछ गीत भी लिखे हैं, गजल भी लिखी है और छंद भी लिखती हूँ, लघु कथा भी लिखती हूँ। तो ऐसे प्रयास मेरा चल रहा है। आपकी कोई स्वरचित रचना जो आप अभी गुनगुनाना चाहें? जी जी, मुझे कुछ गीत बहुत पसंद है मेरे लिखे, और मैंने सदैव सकारात्मक लिखने का प्रयास किया है कि प्रेरणा मिले हमें, और मैं स्वयं भी प्रेरणा लेती हूँ उससे। एक गीत मैंने लिखा था दीपावली के समय, शायद वो कोरोना काल में लिखा हुआ था। उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखती हूँ। दीप जलाओ दीप जलाओ दीप जलाओ रे, अंतर मन का अपने आओ कलुष मिटाओ रे। दीप जलाओ दीप जलाओ दीप जलाओ रे, अंतर मन का अपने आओ कलुष मिटाओ रे। आओ काम करें कुछ ऐसा भाल भारती चमके, आओ काम करे कुछ ऐसे भाल भारती चमके। मातृभूमि की गौरव गाथा दमक दामिनी दमके, अर्पित कर दो तन मन सारा मान बढ़ाओ रे। अर्पित कर दो तन मन सारा मान बढ़ाओ रे। दीप जलाओ दीप जलाओ दीप जलाओ रे। अर्जुन ने किया तो वहीं पर श्री भी है, विजय भी है, विभूति भी है और मति भी है और विजय भी है, ऐसा मेरा विश्वास है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो जीवन में सच्चा गुरु होना बहुत आवश्यक है, लेकिन एक सच्चा शिष्य भी बनना बहुत आवश्यक है कि वो पूरा अपने गुरु का अनुसरण करे।